इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो युग्म है वह सुमेलित नहीं है, आपको गलत सुमेलित युग्म को पहचानना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्या दिया गया, मेसान की खोज। तो मेसान की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आप याद रखिएगा मेसान की खोज की गई थी हिडेकी युकावा के द्वारा। तो बिल्कुल सही है, पहला जो कथन है आपका सही सुमेलित है। इसके बाद पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी CD एंडरसन एवं UF हेस के द्वारा। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का जो सिद्धांत है दिया गया था HA बेथे के द्वारा। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद तीसरा जो आपका दिया गया है, सॉरी आपका जो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन दिया गया है, डी वाला ऑप्शन दिया गया आपका पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण। तो इसको किसने दिया था, तो इसको दिया था आपका एनरिको फर्मी ने, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे एनरिको फर्मी ने यह सिद्धांत नहीं दिया था, बल्कि किसने दिया था, तो इस सिद्धांत को दिया गया था GT सीबोर्ग के द्वारा। किसके द्वारा, तो GT सीबोर्ग ने जो है अन्य आपने, और GT सीबोर्ग ने जो है आपका परा यूरेनियम तत्वों के संश्लेषण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे आपका जो एनरिको फर्मी यानी कि ऑप्शन डी है यहाँ पे गलत सुमेलित है। इसका सही आंसर आपका होना चाहिए था GT सीबोर्ग। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी जितने भी हमने यहाँ पे बताए हैं इनको एक बार आप देख लीजिएगा। मेसान की खोज किसके द्वारा की गई थी, पॉजिट्रॉन की किसके द्वारा की गई थी, और सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का जो सिद्धांत था किसके द्वारा दिया गया था, ये सभी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो आपका ऑप्शन डी था वह सुमेलित नहीं था, पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण का जो सिद्धांत दिया गया था GT सीबोर्ग के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। और निम्नलिखित विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होगी, आपसे पूछा गया है। सिंपल सा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि इसमें से जितने भी आपके विद्युत चुम्बकीय विकिरणें दी गई हैं, जो भी आपकी विद्युत चुम्बकीय किरणें दी गई हैं, इनमें से सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है, सिंपल सा आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके सामने 4 विद्युत चुम्बकीय आपकी किरणें दी गई हैं। तो इनमें से जो सर्वाधिक ऊर्जा है किसमें मिलेगी, तो दिए गए ऑप्शंस में से जो सर्वाधिक ऊर्जा है आपको देखने को मिलेगी एक्स-रे में, यानी कि एक्स किरणें जो होती हैं इनमें जो है सर्वाधिक ऊर्जा देखने को मिलेगी। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर ऑप्शन में आपका गामा किरण दिया गया होता, अगर ऑप्शन में आपका गामा रेज यानी कि गामा किरण दिया गया होता, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता, गामा किरणें जो होती हैं ये गामा किरणें आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि गामा किरणों में जो है सर्वाधिक ऊर्जा होती है। फिर उसके बाद नंबर आता है एक्स-रे का आता है। एक्स-रे के बाद किसका नंबर आता है, गामा किरणों के बाद एक्स किरणें, एक्स किरणों के बाद पराबैंगनी किरणें। तो ये क्रम आपको याद रखना, भूलना नहीं। अगर ऑप्शन में आपका गामा किरणें दिया गया होता तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता कि सर्वाधिक जो ऊर्जा है, अधिकतम जो ऊर्जा है वह गामा किरणों में होती है। परंतु यहाँ पे गामा किरणें नहीं दिया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स किरणें जो हैं इसमें सर्वाधिक ऊर्जा देखने को मिलेगी। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या दिया गया देख लीजिए। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए। स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी, जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। और सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह किस कारण से होता है, आपसे पूछा गया है। तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है आपका नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के अंतर्गत। तो आप इसे याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आप बी सही कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए की जगह ऑप्शन बी आंसर होगा, नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए।
तारे अपनी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, आपसे पूछा गया है। तो तारे जो हैं अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप जो तारे होते हैं अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, नाभिकीय संयोजन के अंतर्गत आपका क्या आता है, तो नाभिकीय संलयन प्लस गुरुत्वीय संकुचन, इन दोनों से जो है जो तारे होते हैं अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन प्लस गुरुत्वीय संकुचन के माध्यम से जो तारे होते हैं अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। तो ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। और सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, आपसे पूछा गया है। तो सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत होता है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। तो आप इसे याद रखिएगा, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो हाइड्रोजन होते हैं वो हीलियम में परिवर्तित होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप हमारा है, एक जो आपका कृत्रिम उपग्रह होता है वह एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, आपसे पूछा गया है। तो एक जो आपका कृत्रिम उपग्रह होता है इसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो इसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती हैं आपकी सौर सेलें। यानी कि आपका ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो सौर सेलें होती हैं ये कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत बार रिपीटेड प्रश्न एग्जाम्स में, तो आप इसे याद रखिएगा, जो सौर सेलें होती हैं, सोलर जो सेल होती हैं, ये कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा ये जो सौर सेलें होती हैं किसकी बनी होती हैं, तो ये सिलिकॉन की बनी होती हैं। किसकी, तो सिलिकॉन की बनी होती हैं आपकी सौर सेलें। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा ये जो सिलिकॉन की सौर सेलें होती हैं ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, जिसके कारण जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग में लाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया कि जो आपकी सोलर सेल होती हैं, जो सौर सेल होती हैं, उनमें जो है वे जो होती हैं सिलिकॉन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, तो सिलिकॉन की बनी होती हैं आपकी सौर सेल, यानी कि सोलर सेल जो होती हैं आपकी सिलिकॉन की बनी होती हैं। तथा ये सूर्य की ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करती हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सिलिकॉन की बनी होती हैं सोलर सेल। आप इसे याद रखिएगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप हमारा है, जो आपकी फोटोवोल्टिक सेल होती है का संबंध किससे है, तो फोटोवोल्टिक सेल का संबंध आपका किससे होता है, तो सौर सेल से संबंधित होती हैं आपकी फोटोवोल्टिक सेल। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे जो है आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सौर सेल, सौर ऊर्जा से आपकी जो फोटोवोल्टिक सेल होती हैं संबंधित होती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, सौर ऊर्जा से। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। और भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है, आपसे पूछा गया है। तो भारत में आपका जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाला नाभिकीय ईंधन है वह कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में आपको मिलेगा थोरियम। तो आप इसे याद रखिएगा, थोरियम जो है यह एक प्रकार का महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन होता है जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, थोरियम जो है एक महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, पाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता, यानी कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से जो परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता तत्व है, इसका नाम है कैडमियम। कैडमियम का जो इस्तेमाल है यह परमाणु ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। बाकी के जो आपके तीनों ऑप्शन है, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, इनका जो इस्तेमाल है आपका परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। परंतु दिए गए ऑप्शंस में से आपका जो कैडमियम है, इसका जो इस्तेमाल है वह परमाणु ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा,
कैडमियम, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा ये जो आपकी कैडमियम की छड़ें होती हैं, आप इसे याद रखिएगा, कैडमियम की जो छड़ होती है वो परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। इसे भी आप याद रखिएगा, परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में जो होती हैं आपकी कैडमियम की छड़ें इस्तेमाल में ले जाती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। बाकी के आपके जो 3 ऑप्शन हैं, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, ये सभी आपके परमाणु ईंधन के एग्जाम्पल हैं, आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, आपसे पूछा गया है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से किसका उपयोग जो है आपका नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो इसमें से आपका कैल्शियम जो हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैल्शियम का जो इस्तेमाल है यह नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। बाकी जो आपके 3 ऑप्शन हैं, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, इनका इस्तेमाल नाभिकीय ईंधन के रूप में होता है, परंतु कैल्शियम का जो इस्तेमाल है नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता। यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो न्यूक्लियर बम बनाने में जो है इसमें से हम किसका उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम का जो इस्तेमाल है यह न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो यूरेनियम होता है इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बम बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या था? यूरेनियम जो है राइट आंसर था ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है, आपसे पूछा गया है। तो परमाणु बम जो है आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में यह रिपीटेड प्रश्न भी है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है आपका परमाणु बम। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और हाइड्रोजन बम जो होता है यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो दोनों आपको याद रखना है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, दोनों कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आपके सामने जो प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोजन बम यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह आपका जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है आपका हाइड्रोजन बम। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन को हम कहते हैं, एक इसका अन्य नाम भी है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। आप इसे याद रखिएगा, इसको हम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए था, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम का जो विकास है किसके द्वारा किया गया था। तो हाइड्रोजन बम का जनक यानी कि फादर ऑफ हाइड्रोजन बम किसे कहा जाता है? तो यह हम कहते हैं एडवर्ड टेलर को। आप इसे याद रखिएगा, हंगरी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आपका एडवर्ड टेलर। मतलब ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, लेकिन इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? हंगरी में हुआ था। एडवर्ड टेलर जो थे ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, परंतु इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? तो हंगरी में। इन्हीं के द्वारा जो है हाइड्रोजन बम का विकास किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा हाइड्रोजन बम के जनक यानी कि फादर ऑफ हाइड्रोजन बम भी ये कहे जाते हैं आपके एडवर्ड टेलर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद आपसे पूछा गया कौन सा होता है? तो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का जो अंतिम उत्पाद होता है वह कौन सा होता है? तो इसका अंतिम उत्पाद होता है लेड यानी कि सीसा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेड यानी कि जो सीसा आपका होता है यह रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद होता है, यानी कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का जो अंतिम उत्पाद सामने आता है उसका नाम होता है लेड यानी कि सीसा, यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसमें से किस धातु का हम उपयोग करते हैं? तो इसमें से यूरेनियम का जो इस्तेमाल है वह विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, और यूरेनियम का जो इस्तेमाल है वह विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे और डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरेनियम। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए,
और रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, आपसे पूछा गया है। तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं ये अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण इनका उत्सर्जन करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन तीनों कणों का जो उत्सर्जन है वो रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा किया जाता है। अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप हमारा है, और भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र आपसे पूछा गया है कौन सा है। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा था, तो तारापुर स्थित जो परमाणु संयंत्र था मुंबई में, यह भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र था जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तारापुर परमाणु संयंत्र था आपको मिलेगा कहाँ पर, तो यह आपको मिलेगा मुंबई में। यह भारत का पहला जो है आपका क्या था, तो परमाणु संयंत्र था। इसकी स्थापना जो है 1969 में की गई थी, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारत का प्रथम यहाँ पे हमने देख लिया। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन का इस्तेमाल होता है, तो यूरेनियम 238। आप इसे याद रखिएगा, यूरेनियम 238 का जो इस्तेमाल है न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरेनियम 238, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और कल्पक्कम क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, आपसे पूछा गया है। तो कल्पक्कम क्यों फेमस है, तो कल्पक्कम जो है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण जो है फेमस है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही। जो कल्पक्कम इसके अवस्थिति कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसको जो है हम इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो है वर्ष 1971 में इसकी स्थापना की गई थी तमिलनाडु राज्य में। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया है, कलपक्कम का ही, कलपक्कम को ही हम क्या कहते हैं, कलपक्कम को ही हम कहते हैं इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह महाराष्ट्र में स्थित, सॉरी यहाँ पे ये तमिलनाडु में स्थित है आपका इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र, जिसको हम कलपक्कम के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न आप हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में कलपक्कम में आपको मिलेगा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इसके बाद एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, यह आपको मिलेगा हैदराबाद में, बिल्कुल सही दिया गया है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको चेन्नई में दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, ये आपको मिलेगा चेन्नई में नहीं है। यह कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है आपका हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह कहाँ पर है, तो प्रयागराज में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो था आपका सुमेलित नहीं था। और आपका जो चौथा ऑप्शन दिया गया यानी कि डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में स्थित है, बिल्कुल सही दिया गया। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सुमेलित नहीं था। हरिश्चंद्र कहाँ पर है, तो यह हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा प्रयागराज में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सुमेलित नहीं था, तो आप इसे सुमेलित कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे चेन्नई ना होकर यह होना चाहिए था आपका प्रयागराज। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारत में भारी जल यानी कि जो आपका हैवी वाटर होता है कहाँ पर बनाया जाता है, तो भारत में दिए गए ऑप्शंस में से जो भारी जल है कहाँ पर बनाया जाता है, तो ट्रॉम्बे में जो है, मुंबई स्थित ट्रॉम्बे में जो है आपका भारी जल बनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रॉम्बे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको परमाणु शक्ति केंद्र दिए गए हैं और उनकी स्थिति दी गई है, तो इनको जो है आपको सही सुमेलित करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आइए इनको सुमेलित कर लेते हैं। तो इसमें से आपका जो कलपक्कम है, कलपक्कम कहाँ पर मिलेगा, कलपक्कम आपको मिलेगा तमिलनाडु में, यानी कि ए का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद नरोरा आपको कहाँ मिलेगा, नरोरा आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, यानी कि बी का आपका क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। और काकरापारा आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, यानी कि कहाँ पर है, काकरापारा सॉरी गुजरात में है, तो काकरापारा आपका सी का हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका जो ट्रॉम्बे है यह महाराष्ट्र में, यानी कि डी का आपका क्या हो जाएगा, डी का आपका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3, 1, 2, 4 आपके सुमेलित हो गए हैं। इनको आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 3, 1, 2, 4 आप इसे सुमेलित कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर भी लिखा गया है 3, 1, 2, 4, तो आंसर आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आप हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं आपसे पूछा गया है।
तो पहला जो ऑप्शन आपका दिया गया है, राजस्थान का जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह रावत भाटा रावत भाटा कोटा में स्थित है, ध्यान रखिए यहाँ पे उदयपुर दिया गया, तो उदयपुर आपका गलत है, यहाँ पे रावत भाटा होना चाहिए था। रावत भाटा में स्थित है आपका राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र संयंत्र, आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद आपकी जो तीनों ऑप्शन है वो सुमिलित हैं। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम बिल्कुल सही है। इसके अलावा कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कर्नाटका में है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। पहला जो ऑप्शन था आपका गलत दिया गया था, उदयपुर की जगह आपका रावत भाटा होना चाहिए था, तो ऑप्शन ए आपका सुमेलित नहीं था। तो अगला प्रश्न आप हमारा है, और कलपक्कम का जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन का नाम आपको बताना है कि कलपक्कम स्थित जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, इसमें कौन सा ईंधन इस्तेमाल में लाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें जो है आपका किसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो इसमें जो है आपका प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, प्लूटोनियम का इस्तेमाल, प्लूटोनियम से जो है यूरेनियम उत्पन्न किया जाता है आपका इसमें कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में। तो आप इसे याद रखिएगा, प्लूटोनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कलपक्कम स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है। मतलब आपका जो कलपक्कम का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें निम्नलिखित में से किस शीतलक का उपयोग हम करते हैं आपको बताना है। तो कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो है शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो आपकी द्रवित सोडियम होता है उसका जो इस्तेमाल है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रवित सोडियम। तथा कलपक्कम कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है आपका कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न आप हमारा है, और एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है आपसे पूछा गया है। तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। आप इसे याद रखिएगा, भारी जल का काम होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो आप इसे याद रखिएगा, भारी जल जो है मॉडरेटर यानी कि मंदक के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। तो आप इसे याद रखिएगा, परंपरागत जो नाभिकीय रिएक्टर थे उसमें और परंपरागत नाभिकीय रिएक्टरों में जो है न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए जो है आपका भारी जल का इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, भारी जल का फॉर्मूला आपका होता है D2O। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट यानी कि एक मॉडरेटर, एक मंदक के रूप में कार्य करता है आपका भारी जल। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वर्तमान में यानी कि वर्तमान में आपके जो संवर्धित यानी कि आधुनिक जो संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टर हैं उनमें जो है अब हल्का जल यानी कि जो लाइट वाटर H2O है उसका भी इस्तेमाल जो है मंदक के रूप में होने लगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यानी कि वर्तमान यानी कि लेटेस्ट यानी कि आधुनिक जो संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टर हैं उनमें अब साधारण यानी कि जो आपका हल्का जल है उसका भी इस्तेमाल जो है मंदक के रूप में किया जाने लगा है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप हमारा है, और नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है आपसे पूछा गया है। तो ग्रेफाइट जो है एक विमंदक की तरह कार्य करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ग्रेफाइट की छड़ें और ग्रेफाइट की जो छड़ें होती हैं ये भी मंदक के रूप में इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, मंदक यानी कि मंदक की तरह जो है ग्रेफाइट की छड़ें काम करती हैं नाभिकीय संयंत्रों में। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो मैंने आपको भी बताया, ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो है आपका मंदक के रूप में होता है। इसके अलावा अब जो सादा जल होता है यानी कि आपका जो साधारण यानी H2O होता है, इसका इस्तेमाल भी आपका जो है मंदक के रूप में होने लगा है। और जो आधुनिक संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टर हैं उनमें अब हल्के जल यानी कि लाइट वाटर यानी कि साधारण पानी का इस्तेमाल भी मंदक के रूप में होने लगा है। तो इस प्रकार से आपका बी व डी जो है दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट और सादा पानी। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका दोनों दिया गया है, बी और यहाँ पे सी की जगह डी होना चाहिए था, यहाँ पे डी होना चाहिए था। बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सादा पानी और ग्रेफाइट दोनों का इस्तेमाल जो है आपका विमंदक के रूप में होने लगा है नाभिकीय रिएक्टर में। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, अब पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड आपसे पूछा गया है। तो पोखरण का जो पहला परीक्षण हुआ था 1974 में, इसका आधिकारिक कोड क्या था। तो प्रथम जो पोखरण परीक्षण हुआ था 1974 में, इसका आधिकारिक कोड था आपका स्माइलिंग बुद्धा। आप इसे याद रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा इसका आधुनिक मतलब आधिकारिक कोड था। ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, 1974 में जब पहली बार पोखरण परीक्षण किया गया था तो उस समय सरकार थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उस समय प्रधानमंत्री थे। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप हमारा है,
पोखरण परीक्षण जो द्वितीय किया गया था या कब किया गया था आपसे पूछा गया है। तो दूसरा जो आपका पोखरण परीक्षण किया गया था 11 मई 1998 को। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 11 मई 1998 को द्वितीय पोखरण परीक्षण किया गया था। इस समय सरकार थी सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तथा इसका कोड नेम क्या था? तो इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। तो इससे भी आप याद रखिएगा, सेकेंड जो पोखरण टेस्ट हुआ था, पोखरण परीक्षण हुआ था, इसका जो कोड नेम था, कोड नेम का नाम आपको याद रखना है, कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। तो पहले का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा और सेकेंड का कोड नेम था आपका ऑपरेशन शक्ति। तो दोनों आपको याद रखना है। जब पहला परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, तो उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की, और जब सेकेंड वाला 1998 में पोखरण परीक्षण किया गया था तो उस समय सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी आपसे पूछा गया है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की जो स्थापना थी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जो स्थापना थी की गई थी अगस्त 1954 में। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग की जो स्थापना थी अगस्त 1954 में की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा 1967 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो इसी परमाणु ऊर्जा विभाग का नाम 1967 में बदल के कर दिया गया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो आप इसे याद रखिएगा। 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका जो नाम था, जो हमारे फेमस वैज्ञानिक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इन्हीं के नाम पर कर दिया गया था। क्या नाम कर दिया गया था? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं BARK, यानी कि बार्क। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, क्या कह रहा है देख लीजिए, जो आज का लास्ट प्रश्न भी है। और भारत का जो पहला अनुसंधान रिएक्टर था अप्सरा, और यह कब शुरू किया गया था, किस वर्ष में शुरू किया गया था आपसे पूछा गया है। तो अप्सरा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। भारत का जो देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर था जिसका नाम था अप्सरा, इसकी शुरुआत हुई थी 1956 में, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1956 में अप्सरा की शुरुआत हुई थी भारत के पहले अनुसंधान रिएक्टर के रूप में। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 35 इंपॉर्टेंट MCQs को कवर किया है जो कि नाभिकीय भौतिकी से रिलेटेड थे। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो अगला भाग है हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।